नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पूरा पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे 2014 का पूरा पेपर है। जानिए कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो आपका पेपर होता आपका ये हुआ था 19 अक्टूबर 2014 को। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। ये पेपर जो है आपका 19 अक्टूबर 2014 का है। तो कौन से प्रश्न पूछे गए थे आज हम पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन, इसमें आपके इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, दोस्तों यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन भी है, ओके, मैथ्स के क्वेश्चन भी है, ओके। तो सारे क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मुझसे कहा गया था सर जी कि आप जो यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर करा दीजिए, तो मैंने एसआई का पहले करा रखा है। दोस्तों मैंने आपको पहले एसआई का पेपर करा रखा है और आज मैं आप लोग के लिए यहाँ पर बिहार कांस्टेबल का पेपर लेकर आया हूं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस क्लास को। आइए देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फिलहाल दोस्तों बताइए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। दोस्तों चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था। महर्षि विश्वामित्र ने, मनु, वाल्मीकि या फिर ऋषि वशिष्ठ। तो चलिए फिलहाल आप लोग बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। आइए जानते हैं। तो सही जवाब होगा यहां से आप लोग का ऑप्शन बी है, मनु। ओके, तो जिन लोगों का भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा आपका मनु। आइए अब देखेंगे हमारा सेकंड अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। देखिए आपके पेपर में दोस्तों आपको साइंस भी दिया गया, क्या ये एनटीपीसी के लिए भी है। हाँ दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जीएस के भी आएंगे, मैथ के भी आएंगे और रीजनिंग के भी आएंगे, बस इंग्लिश नहीं आएगी दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हो और जीएस और साइंस के भी पढ़ सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट क्या आंसर रहेगा। देखिए H2S में पोलर सह संयोजक बंध है। दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया यहाँ पर, सही दस्ती कौन सा दे रखा है, ये देखा सी वाला। देखिए आपको दिया गया H2S एक सह संयोजी यौगिक है। तो फिलहाल ये पॉइंट आपका सही है क्योंकि इसमें जो है आपका पोलर सह संयोजक बंद होता है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिट्टी जो कि रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी को कहते हैं, लेटराइट या फिर मर्सली मिट्टी। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी लोग यहाँ पर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए, ओके, तो उन सभी के लिए पेपर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। देख लीजिए पेपर का लेवल क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर होने वाला है। तो मिट्टी जो कि रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है, तो इसको बोलते हैं काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों का भी राइट आंसर है बिल्कुल सही है और ये कपास की खेती के लिए, ये दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम रहने वाली है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जल राशि, जल राशि जो कि मृदा, जल राशि जो कि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। दोस्तों वह कौन सी जल राशि है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है, क्या कहलाती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका पाक जल संधि। ओके, राइट आंसर है आपका पाक जल संधि। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहते हैं, क्या आप लोग जानते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पाणिनि। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही जनरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं और इन्होंने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आप लोग यहाँ पर पाणिनि, ओके। और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है, इनका एक ग्रंथ भी है दोस्तों आपका अष्टाध्यायी। ये आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या आएगा आपका अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, अष्टाध्यायी ये बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने। दोस्तों ईर्ष्या का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए, यहां पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है, ईर्ष्या का सही संधि वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहां पर दिया गया आपका ईर्ष्या, ओके। तो देखिए आपकी बड़ी ई लगी है, फिर यहाँ पर रा की ध्वनि आ रही है, फिर आपका आधा शाह है, फिर आपका या है और फिर आपका आ लगा हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ईर्ष्या। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल यहां से आपका आंसर आएगा डी वाला। दोस्तों अब देखिए आपको यहां पर क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी ए सी रखा है 90 डिग्री और एडी लंबा बीसी पर। तो फॉर्मूला कौन सा आपका बन सकता है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। एक आपका दिया गया त्रिभुज एबीसी जिसमें से बी ए सी 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल दोस्तों हमने बनाया यहाँ पर ए बी सी, जहां पर दोस्तों हमारा बी ए सी। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ए इसमें जो है 90 डिग्री है
और आपको दिया गया एडी पर लंब है बीसी। ओके, तो हमने एक लाइन खींची यहाँ पर, एडी पॉइंट लिया, ये दोस्तों आपका एडी जो है लंब है बीसी पर। तो ऐसे में आपका कौन सा वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा, ये मैंने पहले आपको बताया भी था। जब भी दोस्तों आपका देखिए डायग्राम वाला बनता है, देखिए ट्रायंगल एबीसी से, ट्रायंगल देखिए आपका देखिए दिया गया आपका डी बी ए सी, तो यहां से आपका आ जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बी सी स्क्वायर बराबर आएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। दोस्तों यहां से हमारा बन जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी ए सी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे आपको करना है, प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आप लोग सॉल्व करेंगे तो दो तरीके की इक्वेशन बनेगी। तो मैं फिलहाल आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपका जो आ गया ये आपका आता है ए डी स्क्वायर वाला होता है आप लोग का बी सी इंटू सी डी। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आपका क्या हो जाता है, ए डी स्क्वायर बराबर होता है आपका बी सी इंटू सी डी। तो यहां से फिलहाल जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है। देखिए मेथड है, अगर आपको नहीं है तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक प्रमेय है, एक थ्योरम है दोस्तों। अगर आप लोग का दोस्तों यहाँ पर ये आपको दिया गया ए, ये अगर आपका बी है और ये सी है और ये आपका दोस्तों ये दी रखा है जो कि लंब है, तो दोस्तों ऐसे में आपका जो ये लाइन होती है दोस्तों, यहाँ पर ये लाइन होती है आपकी, ये आपका देखिए बी डी और सी डी इनके गुणनफल के बराबर होती है। तो इसका स्क्वायर जो होता है दोस्तों आपका, ये इसका और इसके गुणनफल का बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ से आपका आंसर आएगा सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक तत्व। दोस्तों एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो यह यौगिक जल में विलय है। तो संभावित तत्व कौन सा है, क्या आप लोग जानते हैं, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फिर दोस्तों लोहा होगा। देखिए अगर हम बात करें 8th क्वेश्चन की, तो यहाँ पर फिलहाल ये हो जाएगा कैल्शियम। ये एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। देखिए हमारे भारत की अगर हम बात करें, अपने इंडिया की, हमारा प्यारा देश भारत, तो यहाँ पर उस भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1951 और 52 में संपन्न हुआ था। ऐसे में आपका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन बी वाला 1952, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10th। दोस्तों नागार्जुन सागर बांध ये जिस नदी पर बनाया गया है वह कौन सी नदी है। दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है ये कौन सी नदी है। देखिए नागार्जुन बांध जो है आप लोग का, इसका निर्माण कराया गया था 1966 में। दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो निर्माण है दोस्तों आपका 1966 में, 1966 में पूरा हुआ था और ये फिलहाल आपका कृष्णा नदी पर है। ओके, तो राइट आंसर आएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ से आपका, ये फिलहाल है कृष्णा नदी पर स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को चिन्हित करें। दोस्तों 11th क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों गलत पॉइंट कौन सा ये आपको बताना है। विधानसभा के दोस्तों देखिए क्या दिया गया आपको, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती यदि वह भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन है, बिल्कुल हो सकता है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, ओके, वह दिवालिया हो और उसकी आयु जो 30 वर्ष की हो। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको गलत दे रखा है, तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर बात हो रही विधानसभा की। अगर आप लोग मान लीजिए, अगर आप लोग यहाँ पर विधानसभा के यहाँ पर सदस्य बनना चाहते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग एमएलए बनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम। देखिए आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो दोस्तों 25 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है 30 वर्ष। ये है विधान परिषद की, ये जो आयु है दोस्तों ये है विधान परिषद की, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से आपको गलत क्या होगा दोस्तों, ये फिलहाल आपको दिया गया यहाँ पर डी वाला है, ये पॉइंट गलत है, समझ गए सभी लोग। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम वी ब्लैंक एन आई ऑन आवर कंपास सो डेट वी डोंट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो दोस्तों यहां से आपका क्या आएगा, हैव बीन कीपिंग, विल कीप, ठीक ना, विल हैव केप्ट, विल बी केप्ट। तो चलिए फिर इसको बताइए यहाँ से आपका 12th क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट टाइम वी विल, ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल कीप, तो जिसका भी आंसर यहाँ से बी आ रहा बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम वी विल कीप एन आई ऑन अवर कंपास सो डेट वी डोंट लॉस अवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ये सेंटेंस हमारा देखिए पहला वाला जो बनेगा ये बनेगा फ्यूचर में, और अगला वाला सेंटेंस दे रखा है दोस्तों, ये मैं किसमें दे रखा है, ये दे रखा आपको इंडेफिनिट में, डोंट लूज अवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सामने। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है कौन सा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा आपके साथ मैंने कई बार डिस्कस की है,
तो फिलहाल दोस्तों ये दिया गया आपको लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, नगर कोई सा भी हो सकता है, और कार कोई भी हो सकती है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर आएगा बी वाला, लड़का, नगर और कार। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों 60 डिग्री के कोण पर। देखिए एंगल कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस टाइप से जब भी आप लोग के प्रतिबिंब बनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर दोस्तों आपके इमेजेस कितनी बनेंगी, ये बनेंगी दोस्तों यहाँ पर आपकी 5। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर दिया गया x बराबर दे रखा आपको 2 + √3। तो आपको निकालना यहाँ पर दोस्तों आपका x³ माइनस 2x² माइनस 7x + 2। ओके, तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। आपको दिया गया x बराबर दे रखा है 2 + √3, इसका मान कैसे निकालेंगे दोस्तों आप लोग देखिए, आइए देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताइए योगी जी, आपका उसका जो होगा 360/60 आएगा और माइनस का 1 आएगा। ओके, समझ में तो आ गया दोस्तों यहाँ पर आपका, जैसे कि योगी जी ने यहाँ पर बताया, आप लोग देख सकते हो 360, एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है ना। तो देख सकते हैं आप लोग 360 दे रखा है बटे 60 यहाँ पर आपको दे रखा है और माइनस का 1 दे रखा है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका क्या होता है 360/θ माइनस का 1। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों कॉमन आ जाएगा मेरा x + 2 और ब्रैकेट में दोस्तों अंदर बचेगा x² माइनस का 4x प्लस का 1 सॉल्व करने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू आपको पता है और आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाल भी सकते हो। तो देखिए सबसे पहली बात दोस्तों हमें निकालना है x + 2। ओके चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 + √3 + 2। ओके 2 + √3 + 2 लिखा हमने यहाँ पर x + 2 को, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 7 + 4√3, इसको लिख सकते हैं माइनस का 8 माइनस का 4√3 प्लस का 1। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों आपका कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको जो आएगा वो आएगा 0। तो जिसका भी आंसर 0 आ रहा है बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका 0। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। दोस्तों देखिए अब आपको क्या दिया गया, होम रूल लीग आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, होम रूल लीग जो आंदोलन है ये किसने शुरू किया था। देखिए 1915 में आपकी बात है दोस्तों, तो 1915 और 16 के मध्य बीच में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी, और पुणे होम रूल लीग की स्थापना जो थी बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में दोस्तों मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ये होगा आपका डी वाला। ठीक है ना, तो जिसका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों पुणे में, क्योंकि 15 और 16 में आपका दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। पहली तो आपकी पुणे में स्थापना की थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में की थी यहाँ पर एनी बेसेंट ने। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका डी वाला। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, और देख लीजिए इस पेपर में पूछा गया था। इसका मतलब था आप लोग का यहाँ पर मृतकों का टीला। दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका पायरीमिडन क्षार नहीं है। दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक पायरीमिडन क्षार नहीं है, यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन या फिर ग्वानिन। देखिए ग्वानिन जो है आप लोग का प्यूरिन है, ना कि आप लोग का पायरीमिडन क्षार। तो फिलहाल यहां से आपका राइट आंसर होगा आपका ग्वानिन, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग का ये जो आपको दिया गया पर पायरीमिडन नहीं है। ठीक है ना, पायरीमिडन नहीं है, क्योंकि ये जो है आप लोग का ये प्यूरिन क्षार है। दोस्तों ये जो आपको दिया गया यहाँ पर ये है प्यूरिन। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोग को दिया गया जैसे कि ग्वानिन जो आप लोग का ये प्यूरिन है, ना कि पायरीमिडन क्षार। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन आपका हिंदी का ही है, पा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए पा बोलिए, पा। तो देखिए पा में आपके क्या हो रहा है, आपके दोनों ओष्ठ हैं वो आपस में स्पर्श हो रहे हैं। ओके, तो दोस्तों पहली बात होगी ओष्ठ, और दूसरी बात आप लोग का कंठ। तो ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका डी वाला, कंठ और ओष्ठ दोनों ही। तो जिसका भी आंसर यहां से डी आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जब का, खा, गा, घा, ठीक है ना, और इसे पा, फा, भा, तो कंठ और ओष्ठ दोनों ही यहां पर आपको दे रखे हैं। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने 20 नंबर। देखिए 20 नंबर आपको क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है।
दोस्तों देखिए क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? रेडियम, यूरेनियम, 235, पोलोनियम या फिर आपका आएगा प्लूटोनियम। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए यहां से राइट आंसर क्या होगा 20 का। देखिए क्वेश्चन में 20 की अगर बात करें यहां से तो आपका राइट आंसर होगा यहां से रेडियम। बिल्कुल दोस्तों, रेडियम एक ऐसा तत्व है, ठीक है ना दोस्तों, जो कि आपका विखंडन योग्य एक प्राकृतिक तत्व है। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए वाला रेडियम। क्लियर है? चलिए, सॉरी ये रेडियम नहीं दोस्तों, ये रेडियम तो आपका गलत है। यहां से जो आपका आंसर आएगा ये आएगा आपका यूरेनियम 235, क्योंकि दोस्तों यहां से बात हो रही है यहाँ पर विखंडन योग्य की। ओके, तो फिलहाल दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो विखंडन योग्य जो प्राकृतिक तत्व है ये है आप लोग का यूरेनियम 235। तो जिसका भी यहां पर आंसर बी आ रहा था बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका यूरेनियम 235, ये गलत है, सॉरी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? दोस्तों अब आपको यहां पर बताना है इनमें से जो है संज्ञा शब्द कौन सा है? माधुर्य, ईमानदार, कुटिल या फिर स्वस्थ। तो इसके बारे में बात करते हैं। 21 का आपका आ जाएगा माधुर्य। माधुर्य शब्द जो आपको दे रखा है दोस्तों, ये आपको दे रखा है यहाँ पर संज्ञा शब्द है। बाकी ईमानदार, देखिए ईमानदार तो क्वालिटी है ना, कुटिल, स्वस्थ ये आप लोग का अलग है, लेकिन माधुर्य शब्द आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर आपका संज्ञा शब्द है। चलिए फिर आप देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। किस कारण से दोस्तों यहां पर देखिए क्या दिया गया यहां पर आपका, किस कारण से आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है? दोस्तों यहां पर देखिए क्या दिया गया है, किस कारण से, किस कारण से दोस्तों आपको दिया गया पर आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं 22 का जो आपका राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आपका आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों नीले रंग का जो है आपका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ओके, और लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे ज्यादा होता है। तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? वो होता है नीले रंग का। तो ऐसे में आपका राइट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से सी वाला। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, आइए देखते हैं। वह अवस्था, दोस्तों ध्यान दीजिए आपको क्या दिया गया, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं एक ऐसी कंडीशन, मतलब दोस्तों जब सचमुच का युद्ध नहीं हुआ था लेकिन युद्ध का माहौल जो है हमेशा बना रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वाक युद्ध, शीत युद्ध, गर्म युद्ध या फिर छद्म युद्ध। तो 24 का आपका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसको बोलते हैं शीत युद्ध। ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो फिलहाल 24 का जो एग्जैक्ट आंसर यहां पर आपको दिया गया पेपर में, ये दिया गया आप लोग को शीत युद्ध। ओके, चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग की कुछ लोगों के यहां पर आंसर जो है फिलहाल गलत आ रहे हैं। फिलहाल ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी आप लोग सीखिए, ये टाइम आपके सीखने का है। जितने मैं पेपर आपको करा रहा हूं ये सारे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, हिंदी जो है आप लोग एनटीपीसी में नहीं आती, सिंपल सी बात है, सिलेबस आप सभी लोग जानते ही हैं। अब देखिए आपको दिया गया यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो 25 का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा आपका पवन यानी कि वायु। ओके, बाकी आपको कोयला, पेट्रोल, डीजल ये आपके हैं, लेकिन ये जो पवन दे रखा है आपका ये है एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। देखिए निम्नलिखित में से संसाधनों का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर क्या आएगा? देखिए यहां से आपका आएगा पाश्चुरीकरण। ओके, तो दोस्तों ये आप लोग जानते हैं पाश्चुरीकरण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। तो फिलहाल ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दूध और जितने भी दूध के उत्पाद हैं इनके परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका पाश्चुरीकरण। आप देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बिहार पुलिस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिलहाल देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। दोस्तों ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये होती है आप लोग की 12। तो 27 का जो आपका राइट आंसर आएगा कितना है दोस्तों? यहाँ से आप लोग का ये आएगा फिलहाल आपका 12 होती है। अच्छा दोस्तों लोकसभा में कितनी होती है दोस्तों? लोकसभा में देखिए आपने ये तो बता दिया कि राज्यसभा में होती है आप लोग की 12 होते हैं। ओके ना, राष्ट्रपति जो अपने मन से जो है 12 सदस्य चुन सकता है, लेकिन लोकसभा में दोस्तों जो है कितने मनोनीत सदस्य चुन सकता है, इसका जवाब आप लोग जो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट ब्लैंक हैंग बैग, ठीक है ना, हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। तो चलिए फिलहाल बताइए यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं इससे पहले
देखिए आपको देगा आइदर मीना, या तो मीना या फिर सुनीता विल कलेक्ट, ठीक ना, हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस, अपने ऑफिस से जो है हैंडबैग कलेक्ट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आएगा, अवर्स। दोस्तों देखिए आपको क्या आएगा, अवर्स, अवर, हर या फिर देयर। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, देखिए आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या है, आइदर मीना और सुनीता। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर है दोस्तों, सब्जेक्ट आप लोग का क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जो पॉसेसिव केस आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में पॉसेसिव क्या आएगा, अवर्स आएगा, नहीं आएगा, अवर आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। देयर भी आपका प्लूरल है क्योंकि दे का होता देयर, तो बचा क्या आपका, हर बचा। ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या आएगा, हर आएगा, क्योंकि यही आपका सिंगुलर है। ये पॉसेसिव केस आपका कैसे सिंगुलर है, बाकी सारे आप लोग जो है प्लूरल दे रखे हैं। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में पंचायती राज को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था। आइए जानते हैं 29 का जो आपका राइट आंसर होगा। देखिए आधुनिक भारत में, हमारे मॉडर्न इंडिया में सबसे पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा राजस्थान के, दोस्तों इनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1951 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो जो भी यहाँ पर राजस्थान से वो लोग जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पर पहली बात आपका राजस्थान आंसर आएगा आपका राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिले। ओके, तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1951 को, कब, 2 अक्टूबर 1951 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए, हमारे इंडिया में कौन सा प्रदेश जो है झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो 30 का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो जिनका भी आंसर पूर्वोत्तर क्षेत्र आ रहा बिल्कुल सही है। तो फिलहाल दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर आएगा आपका डी वाला। चलिए फिलहाल राजस्थान वाले जितने भी लोग हैं वो समझ गए होंगे। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शहर जो कि भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है ये कौन सा है। दोस्तों अब आपको यहां पर बताना है, शहर जो कि आप लोग का यहां पर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ये आपका कौन सा है, बेंगलुरु है, मुंबई है, दिल्ली है, या फिर आपका होगा तिरुवनंतपुरम होगा। चलिए अब आपको मैं बताता हूं यहां से 31 का राइट आंसर क्या होगा। ये होगा आपका ए वाला दिया गया, बेंगलुरु। ओके, तो जिसका भी आंसर आ रहा है बेंगलुरु बिल्कुल सही है। तो फिलहाल दोस्तों राइट आंसर होगा यहां से आपका ए वाला। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। दोस्तों चींटी और मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में जो निम्न में से कौन सा द्रव्य पाया जाता है। दोस्तों चींटी है और जो मधुमक्खी है, इनका जो डंक होता है दोस्तों, जब ये डंक किसी का पड़ता है तो बिना खाए पिए फूल जाता है। फिलहाल यहां पर आपको बताना है कि कौन सा द्रव्य पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मैथनॉल पाया जाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या फिर आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए चींटी या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर मधुमक्खी की, ठीक है ना, ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, ये बिना खाए पिए आपको फुला सकती है। तो फिलहाल 32 का जो आपका राइट आंसर होगा फिलहाल यहाँ से आपका ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। इसमें पाया जाता है आप लोगों का फॉर्मिक एसिड। तो जिसका भी आंसर फॉर्मिक अम्ल आ रहा है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, ध्यान रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इफ आई ब्लैंक इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से आपका, हैड आएगा, हैव आएगा, वुड हैव आएगा, या फिर आपका आएगा विल हैव। चलिए इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आई हैड, आई हैव, वुड हैव। देखिए आगे आपको दिया गया वुड, ठीक ना। तो 33 का यहाँ से राइट आंसर क्या आएगा आपका, आई हैड इनफ मनी। ओके, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया, दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, यहाँ पर आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। देखिए हमारा पहला सेंटेंस जो हमारा किस में होगा, पास्ट फॉर्मेट में होगा। पहला सेंटेंस हमारा देख रखा है पास्ट में दे रखा है, तभी तो हमारा आगे वाला पूरा का पूरा पास्ट में है। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का हैड आएगा, ना आपका हैव आएगा, ना विल हैव आएगा, और ना आपका वुड हैव आएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से आपका आंसर आएगा सिर्फ आपका ए वाला। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने 34 है। देखिए दोस्तों यहां पर आपको बताना, यहां पर दिया गया है 4NH3 + 5O2, ये आपको दिया गया रिएक्शन करने पर 4NO + 6H2O, इस अभिक्रिया में कौन सा अपकारक होता है ये आपको बताना है। तो चलिए फिर दोस्तों बताइए आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर आप लोग का क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपको बताना है। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए तो फिलहाल 34 का जो आपका राइट आंसर आएगा फिलहाल ये आएगा आपका NH3 आएगा। तो दोस्तों जिसका भी आंसर यहाँ पर 34 का ए आ रहा है बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का ए वाला, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने 35।
चलिए दोस्तों बताइए, सिक्किम और चीन जो है किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? सिक्किम और चीन जो दोस्तों किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यहां पर आप लोग को यह बताना है फिलहाल। चलिए, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर आपका डी आएगा, यह आपको बताना है। तो फिलहाल दोस्तों 35 का जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा दोस्तों, यहां से आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहां से फिलहाल आपका जो राइट आंसर आएगा फिलहाल ये आएगा आपका ए वाला, नाथुला दर्रा। ये मैंने क्वेश्चन आज सुबह से मैं 3 बार बता चुका हूं आपको। मैं सुबह से दोस्तों इस क्वेश्चन को 3 बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, यूपी स्पेशल में भी, और अभी आप लोग के दोस्तों दिल्ली पुलिस में बताया मैंने, और इसमें भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हो कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग जो होता है अधिकतम होता है? तो फिलहाल 36 का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आप लोग का ठोस में। ओके, तो सबसे ज्यादा वेग होता है आप लोग का ठोस में। ऐसे में जिन लोग का भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाता है, दोस्तों यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? तो यहां पर आपका मेथड लगेगा सक्सेसिव मेथड। ओके, आपका जो मेथड लगेगा वो लगेगा सक्सेसिव मेथड। तो ऐसे में आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपका ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। दोस्तों देखिए फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो आपको दिया गया 50, बी भी आप लोग का 50 है, तो लिखेंगे दोस्तों कैसे, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन में आपका आ जाएगा 100। तो 0 से 0 आप लोग कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग का 100 और ये हो जाएगा आपका 25। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 125%। ओके, तो जिसका भी आंसर यहां से ए आ रहा बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका 125%। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो है पाया जाता है। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है किस में? तो यहां से आपका महाधमनी एवं बाह्य निलय में। दोस्तों महाधमनी एवं बाह्य निलय में। तो 38 का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। दोस्तों स्थानीय निकाय जो है अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, गृह कर या फिर शिक्षा कर। तो 39 का जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ये आएगा आप लोग का यहाँ पर गृह कर। ठीक है ना? तो फिलहाल दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर आएगा आपका गृह कर यानी कि हाउस टैक्स। तो स्थानीय निकाय जो है अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों, ये करती है गृह कर से। और मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। देखिए दोस्तों आपको क्या दिया गया यहाँ पर, प्लास्टिक बहुलक नहीं है दोस्तों निम्नलिखित में से। दोस्तों अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है? पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, वैकेलाइट। तो 40 बहुत अच्छा क्वेश्चन था फिलहाल, और ये आपका दिया गया टेफ्लॉन। तो दोस्तों ऐसे में जिन लोग का भी आंसर टेफ्लॉन आ रहा बिल्कुल सही है। बाकी लोग देख लीजिए दोस्तों, पेपर का लेवल देखिए कितना सिंपल पेपर है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बस थोड़ा सा लेवल को आपको अप करना है अपने। बाकी यहां से आपको जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका टेफ्लॉन 40 का। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? अब दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है फिलहाल आपके राजस्थान में। दोस्तों अरावली पहाड़ियां कहां पर है आपकी, ये आपके राजस्थान में है। तो ऐसे में आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आप लोग का राजस्थान। चिपको आंदोलन दोस्तों, कौन सा आंदोलन दोस्तों आपका? चिपको आंदोलन। इसका आरंभ कहां से हुआ था? बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर आपका पंजाब या फिर उत्तराखंड। तो 42 का जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा आप सभी को बता दें। देखिए चिपको आंदोलन की बात करें दोस्तों, ये शुरुआत आपका उत्तराखंड से। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसका प्रारंभ होता है आप लोग का उत्तराखंड से। ठीक है दोस्तों, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपके उत्तराखंड से, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में चमेली जिले में 1973 में प्रारंभ हुआ था, और यह वृक्षों की कटाई के विरोध में करने के लिए प्रारंभ किया गया था। यह दोस्तों आपका वृक्षों की कटाई के विरोध करने के प्रारंभ में किया गया था। ऐसे में आपका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आप लोग का उत्तराखंड। बिल्कुल, तो जिसका भी आंसर ऐसे डी आ रहा बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका डी वाला। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला एक सामान्य रोग है? तो 43 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? देखिए आपको दिया गया हैजा।
मानव हैजा दे रखा है ना, मानव हैजा, कॉलरा ही बोलते हैं इसको, कॉलरा, मानव हैजा दे रखा है, इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर कॉलरा। और इसका जो रोग है होता है विब्रियो कॉलेरी द्वारा नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका सी वाला। बाकी आपको दिया गया पर मक्खी, गंदा पानी, सड़े फल सब्जी, खराब भोजन के कारण फैलता है, जिसके लक्षण आपका उल्टी होना, दस्त होना, ये सारे लक्षण है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर है आपका हैजा। चलिए आप देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44। दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पर बताना है कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। माई बुक इज हेयर, वेयर इज योर्स, माई बुक इज हेयर, वेयर इज योर्स, माई बुक इज हेयर, वेयर इज योर्स, और फिर आपको दिया गया है माई बुक इज हेयर योर्स। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग बताइए यहां पर कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगर हम बात करें 44 क्वेश्चन की, तो सबसे पहले बात आपको देखिए क्या दिया गया, माई बुक इज हेयर सभी में दे रखा है, फिर आपके सभी में कॉमा भी दे रखा है, वेयर इज योर भी दे रखा है, वेयर इज योर, बस चेंज करना दोस्तों आप लोग, यहाँ पर योर है, यहाँ पर आपका योर्स है और यहाँ पर आपका योर्स है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग दोस्तों इसको शो करना है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं और ना ही सिंगल केवल योर आएगा। देखिए योर्स में आप लोग आ जाएगा बुक्स। तो ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सी वाला। तो जिसका भी आंसर ऐसे सी आ रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये जो योर्स है दोस्तों किसको कर रहा है, मेरी किताब जो है यहाँ पर है। तो दोस्तों वेयर इज योर्स, तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, ये कर रहा है माई बुक को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर योर्स किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माई बुक लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा योर्स, एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने 45। दोस्तों बैंक नोट जो है प्रेस कहाँ स्थित है। दोस्तों बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ पर है, होशंगाबाद, देवास, नासिक या फिर हैदराबाद। अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है। तो फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ से राइट आंसर होगा 45 का आपका, ये होगा आपका बी वाला, देवास में। ओके, तो फिलहाल दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा आप लोग का देवास। चलिए इसके बाद देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। देखिए आपको क्या बताना है, कपीश, कपीश दिया गया आप लोग को। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है फिलहाल, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर जो देखा है वो देखा है फिलहाल नासिक, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको दिया गया देवास। इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओके, इस क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, बैंक नोट प्रेस जो है दोस्तों ये कहाँ पर है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा नासिक में या फिर आपका देवास में। अब ये डाउट जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा फिर बता दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद कौन से हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद कौन से हैं, आइए देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर 46 क्वेश्चन, तो आपका जाएगा कपी प्लस ईस। ओके, कपी प्लस ईस आ जाएगा, और सचिंद्र का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए सचिंद्र का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका सची प्लस इंद्र हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का, ये होगा आप लोग का बी वाला, कपी प्लस ईस और सची प्लस इंद्र। ऐसे में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन जो है किस पुस्तक में किया गया है, गुरु ग्रंथ में, दशम ग्रंथ में, गीता में, या फिर आएगा आपका गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ऐसे में आपका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको मैं बता दूं 47 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दशम ग्रंथ सिखों का जो है, दशम ग्रंथ ये आपका सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो कि सतगुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र वाणी और रचनाओं का जो है ग्रह है, संग्रह है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, दशम ग्रंथ। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने है। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है ना, और दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए 48 क्वेश्चन साइंस का है, और ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको दिया गया 48 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका 2f के बराबर होगी। तो एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है इसके ध्रुव के बीच की दूरी होगी कितनी होगी, ये होगी 2f के बराबर। यहाँ पर आपका f क्या है दोस्तों, आपका ये फोकस दूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आप लोग का सी वाला। चलिए दोस्तों अब आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर जो है 50 है, क्या आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है ये किसने तैयार किया था, टॉमस पेन ने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने, टॉमस जेफरसन ने, या फिर सैमुअल एडम्स ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि 50 क्वेश्चन आपको दिया गया है,
और यहाँ से आपका आंसर आएगा थॉमस जेफरसन ने। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है ये तैयार किया था यहाँ पर थॉमस जेफरसन ने। तो 50 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सामने। देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या बताना है फिलहाल, देखिए शरीर में ध्वनि यंत्र को, दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आ चुका आपके सामने। दोस्तों शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, लैरिक्स, फेरिंक्स, कंठनली या फिर श्वास नली। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। तो 51 का आ जाएगा आप लोग का लैरिंक्स। एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का लैरिंक्स। तो जिनका भी आंसर यहां पर लैरिंक्स आ रहा है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और भी मैं आपको बताने वाला हूं, और भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर ये आप लोग का दोस्तों यहाँ पर जो है कांस्टेबल का है, बिहार पुलिस का है। कैसा पेपर आता है, क्या लेवल आता है, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग जान जाएंगे। चलिए अब देखते हैं आपका 14वीं शताब्दी में, दोस्तों 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत किया गया था, हुआ था? फरिश्ता का, इब्न तूता का, अल बरूनी या फिर आपका आएगा अबुल फजल। देखिए 52 क्वेश्चन कहने में तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने, दोस्तों आप लोग जानते होंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, सभी ने सुना है, पढ़ा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर इब्न तूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये बात आप लोग जानते ही होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर इब्न तूता को दिल्ली का वो भी काजी नियुक्त किया। और बाद में उसे जो 1342 में, दोस्तों बाद में दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पर 1342 में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। दोस्तों 1342 में क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने जो क्या किया, सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया वापस। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सामने। दोस्तों एक घड़े की, दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए मैथ का क्वेश्चन है, कैसे लगेगा अभी मैं समझाऊंगा। एक घड़ी की सेकंड की सुई जो है 2 सेंटीमीटर लंबी है। अब दोस्तों जो आपके घर में जो घड़ी लगी है उसकी मान लीजिए सेकंड की जो लंबाई है, दोस्तों सेकंड की सुई की जो लंबाई है वो है 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस सुई के सिरे की चाल कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो सिरे की चाल आपको बताना है ना, तो पहले आप लोग इसकी परिधि निकालिए। देखिए सर्किल की जो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। अगर मान लीजिए तो हमारे जो हमारे देखिए सुई जो है ये जो घूमेगी दोस्तों आप लोग गोल गोल घूमेगी, तो ये जो त्रिज्या हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या निकलाएगी। ओके, तो वृत्त की परिधि निकालने तो हमारे कितना आ जाएगा पर 2πr, यही हमें निकालना है यहाँ पर। तो 2πr निकालिए दोस्तों यहाँ से। तो 2πr दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 53 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। तो आइए 2πr की वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 2 × 22/7 और अब मल्टीप्लाई दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आपका यह आ जाएगा 2 सेंटीमीटर है। तो यह आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 88 आ जाएगा। तो फिलहाल हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पर 88/7। ओके, हमारा क्या दोस्तों, हमारा 88/7 आ गया। तो हमारा आएगा 7 बन जाए 7 आ जाएगा, यहाँ बचेगा आप लोग का 14, ठीक है दोस्तों, 7 2 जा 14 बचेगा आप लोग का 4, तो आ जाएगा 12.56। ओके, तो फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर निकाल लिया है। और पर सेकंड की दोस्तों स्पीड इतनी है। तो ऐसे में जिन लोग का भी आंसर यहाँ से आ रहा है बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा आप लोग का 12.56 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोग के साथ डिस्कस किया है। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पर बताना है कि पहला मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था। हाँ, ये है आपका बिहार पुलिस का है, स्पुतनिक प्रथम, आर्यभट्ट, स्पुतनिक द्वितीय या फिर बोस्टॉक फर्स्ट। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का मैं पेपर आपको करा रहा हूँ क्योंकि मुझसे कहा गया था, मैं आगे भी आपको ऐसे पेपर सारे सॉल्व करवाता ही रहूँगा। बस आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो 54 का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए रूस ने पहली बार था 1957 में, रूस ने 1957 में पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक का जो है प्रक्षेपण किया। ऐसे में आपका राइट आंसर आएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट है, स्पुतनिक प्रथम। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 55 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको दिया गया कंचनजंगा। जिन लोग का भी आंसर आ रहा है कंचनजंगा बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि यही पैटर्न पूरा फॉलो होगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, देखिए क्या दिया गया था सरकार की ओर से। दोस्तों देखिए क्या दिया गया, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? दोस्तों
अब आप लोग मुझे बताइए कि सरकार की ओर से, ठीक है ना, तो सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? बहुत पुराना क्वेश्चन है फिलहाल, और आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। ओके, तो फिलहाल दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सामने। दोस्तों आपके एग्जाम में इंग्लिश में आती है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। देखिए सूरज जो आप लोग का पूरब से निकलता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों क्या होता है आपका? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे ईएस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगाते हैं, तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा आपका? द सन राइज होता है ना, राइज, तो हो जाएगा राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जब पूरब से निकलता है, तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? देखिए सीवी चौहान जी, बस क्लास शुरू अभी 40 मिनट हुए, सिर्फ अभी क्लास शुरू हुए, ओनली ऑन 40 मिनट ही दोस्तों हुए हैं, और हम लोग 57 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने है। इनमें से दोस्तों, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? चलिए फिलहाल देखिए मैं आप सबको समझा दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से आखिरकार वो कौन सी फसल है जो कि दोस्तों तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती? तिल, अलसी, पीजन पी या फिर सूरजमुखी? तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए दोस्तों। देखिए अरहर, अगर हम बात करें यहाँ पर अरहर की, अरहर को बोलते हैं यहाँ पर तुअर, जो बोलते हैं यहाँ पर पीजन पी, ठीक है। तो देखिए अरहर को बोलते हैं यहाँ पर तुअर पीजर पी, ये इसका वनस्पतिक नाम होता है आपका। कैजनस कजान एल एक तिलहनी फसल नहीं है, बल्कि आपका अरहर दालचीनी फसल है। जबकि आपको दिया गया बाकी तीनों, आपको दिया गया तिल, अलसी और सूर्यमुखी, ये आपकी तिलहनी फसल है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा आपका अरहर। क्लियर दोस्तों, ये आपका आ जाएगा अरहर, और इसको बोलते हैं यहाँ पर पीजन, ठीक है दोस्तों, पीजन पी, इसका मतलब होता है दोस्तों आप लोग का अरहर होता है। और इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान रखिए, इसको, इसका जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो क्या है? इसका नाम जो आप लोग का, ये आप लोग का है कैजनस, कैजनस कजान। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 59। दोस्तों दिए गए चित्र के सतह के साथ बल का मान कितना होगा? बल की मान कितना होगा ये आपको निकालना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया 2 किलोग्राम की वस्तु है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया 2 किलोग्राम की वस्तु है, और यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5, ये इसका घर्षण बल दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे रखा है आप लोगों को 30 डिग्री। तो आपको निकाल यहाँ पर बल का मान कितना होगा? दोस्तों बल की फॉर्मूला आप लोगों को पता है दोस्तों? अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर बल का दोस्तों मान कितना होगा? तो चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है आपका? मैं आपको बता दूं, एफ बराबर होता है आप लोग यहाँ पर mg साइन थीटा। दोस्तों फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, आप लोग जानते होंगे एफ बराबर होता है आप लोग का mg साइन थीटा। दोस्तों लिख लीजिए, एफ बराबर होता है आपका mg साइन थीटा। यहाँ पर m बराबर कितना है आपका? m देखिए 2 किलोग्राम दे रखा, लिखेंगे 2। जी कितना है आपका? जी का मान दे रखा आपको 10, तो हो जाएगा 10 आपका। और साइन थीटा दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा दोस्तों, राइट आंसर क्या आएगा? 10 न्यूटन आएगा। तो दोस्तों जिस भी हमारे यहाँ पर फ्रेंड का आंसर आ रहा है 10 न्यूटन, बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका 10 न्यूटन। दोस्तों आपने एक चीज गलत करी है, एक गलती आप लोगों ने करी है, क्योंकि गलती आपने रखी है यहाँ पर 30 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर आपने एंगल नहीं दे रखा है आपका, देखिए एंगल तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा आपका? फॉर्मूला होगा आप लोग का यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है आपका? यहाँ पर लगेगा आपका mg, ना कि ma, mg साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए एंगल भी तो है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ से आपका आंसर आएगा 10 न्यूटन। क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, तो 20 को दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 से, तभी तो आपका आंसर 10 आएगा यहाँ से। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपको निकालना है, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? देखिए जल्दबाजी में अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। और आपके ऑप्शन देखिए, कर्नाटक में, केरल में, मध्य प्रदेश में, या फिर आपका आएगा तमिलनाडु में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका राइट आंसर ये है आपका केरल में है। ओके, सही जवाब होगा आप लोगों का यहाँ से दोस्तों केरल होगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, निम्नलिखित में से अधातु तत्व में, दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है किसकी? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन या फिर बोरान? नहीं विपिन जी, आपका 20 तब हो सकता है जब वहां पर आपका वस्तु जो बिल्कुल लंबवत रखी हो दोस्तों, यहाँ पर सरफेस के, ठीक है ना, एंगल ना हो, तब आ सकता है। तो 61 का राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? देखिए 61 का राइट आंसर है आपका आयोडीन। आयोडीन एक अधातु तत्व है दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको क्या दिया गया है, आयोडीन जो है आप लोग का एक अधातु तत्व है,
जिसमें आपका धात्विक चमक होती है। तो आयोडीन एक क्या है आप लोग का अधातु तत्व है जिसमें आप लोग की धात्विक चमक होती है। तो ऐसे में आपका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आप लोग का सी वाला, जैसे कि आपको दिया गया है आयोडीन। ठीक है, चलिए और देखते हैं 62 क्वेश्चन। कम एक्रॉस, दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? टू रोड अक्रॉस, रोड को क्रॉस करना या किसी से मिलना, फाइंड बाय चांस, टू ऑब्टेन समथिंग या टू टेक प्लेस। देखिए कम एक्रॉस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या होगा आप लोग का? मतलब होता है यहाँ से आप लोग का टू मीट, किसी से मिलना, टू मीट और फाइंड बाय चांस। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सामने है। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है? गैस। गैस जो कि आपका मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती, वह कौन सी है? दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए वह कौन सी गैस है जो कि आपका मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित करती है? वह कौन सी आपकी? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है या फिर आपका जलवाष्प है? तो 63 का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका ये होगा आपका सी वाला हो जाएगा, मीथेन। 63 का दोस्तों आपको जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपका कौन सा होगा? ये होगा आप लोग का मीथेन। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये फिलहाल आप लोग को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप सभी के सामने। हाँ बिल्कुल, कम एक्रॉस मतलब होता है आपका अचानक मिलना। देखिए तारक रश्मियां जो है निकलती हैं किससे? तारक रश्मियां निकलती हैं किससे? तारकाय से, अर्धगुणसूत्र से, कोशिका द्रव से या फिर दोस्तों यहाँ से आपका आएगा कोशिका झिल्ली से। देखिए 64 क्वेश्चन ये मैंने देखा है कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था और यहाँ से आपका आंसर आएगा 64 का ए वाला आएगा, तारकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या, इनका मासा और लासा दोस्तों निकालना है। मासा और लासा का गुणनफल बताना है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान लीजिए हमारी 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है आप लोग की? देखिए एक आपका आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और एक आपका 4 आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या आ गई और ये हमारी भाज्य संख्या आ गई, इनका मासा और लासा का आपको गुणनफल निकालना है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल देखिए, यहाँ पर देखिए मासा आ जाएगा आपका 2 और लासा आ जाएगा आप लोग का 4 और 4 नहीं होता आप लोग का यहाँ से 8। तो ऐसे में आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपको दिया गया है, ये दिया गया आप लोग को 8। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 66। दोस्तों उपसर्गों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए बिहार पुलिस का इंग्लिश का पेड कोर्स मिलेगा नहीं, यहाँ पर सारे कोर्स जो भी है मैं फ्री करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी मैं पेपर आपको कराता हूँ सारे आप लोग के फ्री रहते हैं, इनकी कोई भी कॉस्ट नहीं जाएगा। ठीक है ना, आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बाकी आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताइए ताकि उस टॉपिक को भी क्लियर किया जाए। उपसर्गों के बारे में सत्य कौन सा नहीं है? तो 66 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या जाएगा? यह आएगा आप लोग का शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। दोस्तों देखिए कौन सा गलत दिया गया? उपसर्ग जो आप लोग का शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तो ये आपका गलत दिया गया है। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं। ओके, तो 66 का जो आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पीडीएफ फाइल वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर, तो पीडीएफ फाइल आपको जब ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी तो मैं इसके आंसर जो है टिक करने के बाद आपको पीडीएफ फाइल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए आधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा? निकेल है, टिन है या फिर आपका मैग्नीज है या फिर आपका कोबाल्ट होगा। तो देखिए 67 की अगर हम बात करें तो ऑलिवर, मैग्नीज, डोलोमाइट, ये ऐसे एस्के जिनमें से मैग्नीशियम पैदा किया जाता है और इसका प्रयोग फिलहाल रसायन, कागज, रबर, सीमेंट आदि के उद्योग में किया जाता है। तो राइट आंसर का आप लोग का यहाँ से मैग्नीज। ठीक है ना, राइट आंसर का दोस्तों यहाँ से आप लोग का मैग्नीज। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का जो कारण वो क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस किया और आप लोग जानते हैं राइट आंसर क्या होगा 68 का। तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आप लोग का नाभिकीय संलयन। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी के सामने जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन से हैं? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन से हैं? 69 देखिए राज्य सरकार दे रखा है आपको, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार। राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 670 नंबर, सरकार। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या बोलते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या बोलते हैं? 71 राइट आंसर का आप लोग का ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? अब आप लोग बताइए यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन में दी गई थी?
तो ये दी गई थी बारदोली आंदोलन में। राइट आंसर होगा आप लोग का बारदोली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा। दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की स्थिति को जो है गति को दोगुना किया जाता है तो उसका त्वरण क्या होता है। देखिए आपको बताते हैं यहाँ से 73, तो उसका संवेग दोगुना होता है ना कि त्वरण। ऐसे में आपका राइट आंसर आएगा आपका बी वाला। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, उसका जो है संवेग दोगुना होता है ना कि आपका त्वरण या फिर गतिज ऊर्जा। चलिए फिर आप देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा है। कौन सा वाला गलत बताएं, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए यहाँ पर गलत कौन सा है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको त्रुटि लगे तो क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा मुझे, जो भी गलत लग रहा है आप लोग बता सकते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो आपको दिया गया 2014, ये कौन सा देश इसमें जो तीसरे स्थान पर रहा है। 74 का आपका राइट आंसर होगा आपका यहाँ से डी वाला आएगा, नीदरलैंड। ओके, चलिए आप देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाते हैं, पार्षद, वार्ड, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र या फिर संसद। तो फिलहाल 75 का जो आपका राइट आंसर होगा इसको बोलते हैं वार्ड। ठीक है ना दोस्तों, जो सबसे छोटा होता है इसमें क्या कहलाता है, वार्ड तो कहलाता है दोस्तों। हर मोहल्ले में आप लोगों का वार्ड होता है, वार्ड मेंबर। तो फिलहाल दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका वार्ड। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा बाद में। आप देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है। माँ खाना बनवा रही है, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, दोनों बच्चे जो आपके बड़बड़ा रहे हैं और राम जो आप लोग का दिया गया यहाँ पर पढ़ाता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ से 76 का राइट आंसर होगा, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। तो यहाँ पर आप लोग का जो क्रिया है वो है आप लोग का पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर का फिलहाल आप लोग का यहाँ से बी वाला। चलिए अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा है। देखिए एक निर्माता जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या कर रहा है दोस्तों, अपने मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। खुदरा विक्रेता जो घटे मूल्य पर पुनः जो 30% का डिस्काउंट और देता है। तो बताइए दो बट्टे का कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके। तो भाई आपका लगेगा यहाँ पर a + b माइनस a × b अपॉन 100। ओके, तो पहले डिस्काउंट हमने यहाँ पर 20 प्लस आ जाएगा 30, ठीक है ना, माइनस आ जाएगा 20 × 30 बट्टे आ जाएगा आपका 100। तो इधर आ जाएगा आप लोग का 50 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 50 में 6 आपको कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ पर आपका आ जाएगा 44%। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ से 44% आ रहा है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों दो बट्टे के तुल्य एक बट्टा जो होगा आपका ये होगा आप लोग का 44%। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने 78। दोस्तों आपको दिया गया ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर ICS। ओके, तो ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। 78 का राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ से 79 का यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं। देखिए प्राकृतिक गैस जो है कई मिश्रणों का, जो कई गैसों का मिश्रण है। दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया यहाँ पर, आपका दिया गया है प्राकृतिक गैस जो है कई गैसों का मिश्रण है, जिनमें मुख्यतः मीथेन लगभग आपकी 80 से 90% होती है। तो यहाँ से फिलहाल आपका राइट आंसर होगा मीथेन। ओके, तो जिन लोगों का भी आंसर मीथेन आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए, बस 20 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोग के। निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है। 80 का जो राइट आंसर आएगा आपका उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। ओके, तो फिलहाल दोस्तों ये मैंने आपको बताया सबसे व्यस्त, दोस्तों सबसे बिजी, ध्यान दीजिए सबसे बिजी समुद्री जो व्यापार मार्ग है वो कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपका डी वाला हो जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार का स्वरूप क्या है। भारत में दोस्तों आपका सरकार का रूप क्या है, राजतंत्रीय, तानाशाही, संसदीय या फिर आपका अध्यक्षीय। तो 81 आपका दिया गया यहाँ पर संसदीय। भारत में जो सरकार का स्वरूप है, ना तो यहाँ पर कोई राजतंत्र है, ना ही कोई तानाशाह है, ना ही कोई अध्यक्ष होता है, ये फिलहाल आपका संसदीय। इसके बाद देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आपको दिया गया डायरिया। डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों आपकी।
आप सभी को बताना डायरिया की स्पेलिंग है। तो देखिए डायरिया, डायर DIAR डबल आर बनता, बस इसमें यही पहचान है, डायर हुआ HOEA। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जिन लोग का भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही है। डायरिया की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी आपके DIA डबल आर, डायर होया HOEA, इसको बोलते हैं डायरिया। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। दोस्तों 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए 1941 में राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई। तो 83 का दोस्तों यहाँ से आपका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका फिलहाल सेकंड वाला पॉइंट आएगा आपका जर्मनी का रूस पर आक्रमण और इटली की हार। और आपको देखिए यहाँ पर आपको क्या देगा, जर्मनी पर लाहौर का आक्रमण, और फर्स्ट वाला आपको दिया गया ये। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या होगा 83 का। तो 83 का दोस्तों यहाँ से आपको बताते हैं एग्जैक्ट आंसर जो आपका आएगा क्वेश्चन में 83 का। देखिए जर्मनी का रूस पर आक्रमण ये है, और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का सेकंड और फोर्थ। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। तो आपको दिया गया log x 243 माइनस दिया गया आप लोग को इक्वल टू -5, तब आपका क्या होगा, आइए लगाते हैं। दोस्तों आपको दिया गया पर log x 243 बराबर आपको दिया गया यहाँ पर -5। 243 बराबर लिख सकते हैं दोस्तों हमारा हम लोग x की पावर -5, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका क्या जाएगा, x की पावर 5 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए x की पावर 5 बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ से आपका 1/243 बराबर 1/3, इसकी पावर आप लोग क्या आ जाएगी 5, 5 से 5 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 1/3। तो दोस्तों जिसका भी आंसर यहाँ से 1/3 आ रहा बिल्कुल सही है। राइट आंसर का फिलहाल यहाँ से आप लोग का 1/3 लगा कर देख लीजिएगा, फिर बताइएगा दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर क्या आएगा। समझ गया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने है। एक पदार्थ की जल में विलेयता जो है ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ क्या है दोस्तों। मान इसको एक पदार्थ है जिसकी जल में विलेयता जो है ताप बढ़ने से घटती है, तो वह पदार्थ कौन सा होगा आपका, ठोस, द्रव, गैस या फिर आपका धातु। तो 86 का दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर ये आप लोगों को दिया गया गैस। ओके राइट आंसर का दोस्तों फिलहाल आपका गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। दोस्तों अब आपको दिया गया महापौर जो निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। तो 87 का जो आपका राइट आंसर है ये आएगा आपका नगर निगम का। तो यहां से आपका राइट आंसर होगा आप लोग का नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी जो कि दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी है। तो 88 का जो आपका राइट आंसर है ये आएगा आपका गोदावरी नदी है। कौन सी दोस्तों, आपका गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 है लोकमान्य तिलक के विषय में। दोस्तों लोकमान्य तिलक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नाम तो आप लोग जानते ही हैं। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो यहां पर 89 का जो आपको दिया गया वह जो आपके नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, तो ये पॉइंट आपका गलत दिया गया है। तो यहां से आपका आंसर आएगा बी वाला। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों देखिए आपको क्या दिया गया यहाँ पर, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला जो राज्य है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 90 का दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जिसका भी आंसर यहाँ से मध्य प्रदेश आ रहा है बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का मध्य प्रदेश। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लोकतंत्र जनता का। दोस्तों ध्यान दीजिए लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था। जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु और आपको दिया गया महात्मा गांधी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें आप लोग भी जानते ही होंगे फिलहाल मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा मैग्नीज का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। फिलहाल तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, लोकतंत्र जो है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। दोस्तों ये किसने कहा था, ये मैंने आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस किया है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर 91 का आपका राइट आंसर क्या होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु या फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग आएगा महात्मा गांधी। चलिए अब मैं आपको बता दूं यहाँ से आप लोगों को जो राइट आंसर दिया गया क्या दिया गया, ये है फिलहाल आप लोग का अब्राहम लिंकन। तो जिन लोग का भी आंसर है अब्राहम लिंकन बिल्कुल सही है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लिखित संविधान।
दोस्तों भारत का जो संविधान है लिखित है, संघीय या फिर एकात्मक है, या फिर आपको दिया गया परंपराओं पर आधारित है। भारत का जो संविधान है दोस्तों, भारत का जो संविधान है कैसा है, लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा 92 का। तो यहां से आपका आंसर है, देखिए लिखित है और आप लोग का संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, आपका लिखित है और आपका संघीय है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपको देखिए दिया गया यहाँ पर आपका ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:3, बी अनुपात सी दोस्तों आपको दे रखा है 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होगा राइट आंसर। देखिए ए अपॉन बी दे रखा है आप लोग यहाँ पर 2/3 और बी बटे सी दे रखा है आपको 4/5। तो यहाँ पर आपका 4 दे रखा है, यहाँ पर आपका देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है 3 और यहाँ पर बी दे रखा है आपको 4, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इसकी, 4 से कर दिए इसकी, और देखा 4 दूनी 8, 4 3 12, अगर देखिए 4 3 12 आ जाएगा, 5 हो जाएगा 15। तो आपको निकालना यहाँ पर ए बी सी का। तो देखिए हमारा ए हो गया 12, बी हो गया ए हो गया हमारा 8, बी हो गया 12 और सी हो गया 15। तो 8 12 15, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना देगा, 8 12 और 15 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा दिया गया आपको, ये दिया गया डी वाला। तो जिसका भी आंसर दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 8 12 15 बिल्कुल सही है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ से आप लोग का 8 12 15। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने है। हिमखंडों के दोस्तों, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। हिमखंडों के पिघलने का जो मुख्य कारण वो क्या है, तो आप लोग जानते हैं फिलहाल यहाँ पर दिया गया भूमंडलीय ताप वृद्धि। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ताप में दोस्तों लगातार जो है वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आप लोग का भूमंडलीय ताप वृद्धि। तो ये होगा आपका सी वाला। 95 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से आपका दिया गया कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से आपका कौन सा आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो दोस्तों 95 का आपका राइट आंसर होगा यूरेनियम। करेक्ट आंसर होगा आपका यूरेनियम। भारत में सती प्रथा के विरोध में, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, 96। राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, यह है आपका कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो आपका त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। 98 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर है आपका इटली। एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ से आप लोग का इटली। अब देखते हैं आपको दिया गया लोहे पर। दोस्तों लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। लोहे की कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो ये है आपका जिंक। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आपका राइट आंसर क्या आएगा, आपका ये आएगा जिंक। और अब देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 100। तो दोस्तों अब 100 तक पड़ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं। और आप लोग बताइए, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का जो है निर्माण किया था, इसका नाम क्या था। इसको बोलते हैं धुरी शक्ति। तो ऐसे में जिन लोगों का भी आंसर धुरी शक्ति आ रहा है बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका धुरी शक्ति। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं कंटिन्यू आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे पूरे पेपर सॉल्व करा सकूं। तो बन रही दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। अगर दोस्तों आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो 15 मिनट के बाद अगर आप लोग इस क्लास को देखते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां पर आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। तब तक दोस्तों आपका नमस्कार।